नमस्कार, मैं हूं सुलभ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 7 स्टार न्यूज़ का रूबरू प्रोग्राम। रूबरू के इस प्रोग्राम में आज मैं एक ऐसी शख्सियत को आपको रूबरू करा रहा हूं, मिस्टर संजय रायजादा जी, जिन्होंने ग्वालियर निवासी होने के बाद मुंबई जाके फिल्म जगत में अपना नाम कमाया। आज वो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, एड फिल्म्स आदि में ग्वालियर का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बता, कौन कर गया चोरी? किसी ने शादी के घर में ध्यान भी ना दिया। 7 स्टार न्यूज़ के रूबरू प्रोग्राम में आज हमारे बीच आदरणीय संजय रायजादा जी यहाँ आपसे रूबरू हो रहे हैं और स्वागत, वंदन, अभिनंदन सर आपका, जो आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया और हम सभी के लिए दिया, उसके लिए हृदय सहित धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने रूबरू चैनल पर आने का और 7 स्टार के माध्यम से कुछ बातें आज हम ग्वालियर वासी और ग्वालियर वासियों के साथ करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और संजय जी, हमारे दर्शक आपसे एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि पूर्व में विदित है कि आप एक शिक्षक रहे हैं, गुरु रहे हैं और शिक्षक के साथ में आपने काफ़ी समय क्रिकेट में भी प्रैक्टिस किया है, तो आपने इस लाइन में आने का रुझान कहाँ से प्राप्त हुआ आपको कैसे लगा कि मुझे इस लाइन में आना है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने जी। और ये फंडामेंटल क्वेश्चन है हर आदमी की लाइफ का। शिक्षक तो मैं था गवर्नमेंट स्कूल में और मैंने किया भी काम। मैं क्रिकेट खेलता था साथ में और नाटक करता था, ग्वालियर में थिएटर करता था और मेरे गुरु डॉक्टर कमल वशिष्ठ रहे हैं, बड़े गर्व से कहता हूं मैं। और वो बड़े विद्वान इंसान थे, खुद बहुत बड़े आदमी थे, वो पद्मश्री थे नाटक में, वे मेरे गुरु थे और उन्होंने ही मुझको ये नाटक सिखाया था। ये केवल शौक़ था, नाटक करना, शाम को रिहर्सल करना, नौकरी करके स्कूल की शाम को रिहर्सल करना और फिर अपने घर आना, खाना खाना और सो जाना। सुबह ग्राउंड जाना 6 बजे, क्रिकेट खेलना, क्लब क्रिकेट खेलते थे और फिर ग्वालियर डिवीज़न से भी क्रिकेट खेले, एमपी लेवल पे भी खेले। तो क्रिकेट अलग चलता रहा, चूँकि क्रिकेट की राजनीति बहुत बड़ी थी इसलिए मैं उसमें जीत नहीं पाया यहाँ ग्वालियर वालों से। जी। एक्टिंग का क्षेत्र इतना खुला हुआ है कि उसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ आप अपना खुद का जो टैलेंट है वो काम करता है। तो डॉक्टर साहब कमल वशिष्ठ जी मुझसे बोले, तू ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता है, एक बार मुंबई में ट्राई कर ले। तो बस वहाँ से एक सोच बनी, एक लगन उठी, चल दिए पंजाब मेल पकड़ के मुंबई। सपनों की नगरी मुंबई हमको जाना है। संजय जी, सपनों की नगरी मुंबई जिसको कहा जाता है, जब आप उस सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे तो आपको इस फील्ड में, कलाकार की एक लाइन में किन किन परेशानियों का सामना करने को मिला? एक फिल्म इंडस्ट्री एक अथाह समंदर है जी, जिसका कोई छोर नहीं है, ना कोई आर है ना कोई पार है। बिल्कुल। और मेरा तो वहाँ कोई माई बाप था ही नहीं जो मुझको कोई काम देता या मुझे आगे से बढ़ कर के बुलाता। ग्वालियर से एक मेरे छोटे भाई की तरह मित्र, एक विक्रम शर्मा, वो उस समय स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में, तो मैं उन्हीं के पास गया था सबसे पहले और उनसे मैंने कहा था कि भाई मुझ पर रहने की कोई जगह नहीं है, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आपके साथ रहूं या कहीं आप मुझे। तो उन्होंने अपने साथ मुझको पीजी रख लिया था और 8 बाई 10 के रूम में हम 5 लोग सोते थे। ओहो, मतलब इतना स्ट्रगल, मतलब यहाँ के लोग जो सोचते हैं कि हम मुंबई जाएंगे, कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, तो इतना स्ट्रगल है जी। और वो 5 लोग हम सोते थे, एक की ड्यूटी थी झाड़ू लगाने का, एक की ड्यूटी थी खाना बनाने का, एक का ड्यूटी थी आटा मारने का। इस तरीके से सबकी ड्यूटियां थी और सब लोग अपने 10 बजे तकरीबन स्ट्रगल के लिए निकल जाते थे। ऑडिशन वगैरह हर जगह ऑडिशन देना? नहीं, वो उस समय वो ज़माना ऑडिशन का नहीं था, वो ज़माना फ़ोटो का था। और उसमें उस ज़माने में हम लोग बस पकड़ते थे, बेस्ट बॉम्बे की आप लोग देखते हैं फिल्मों में, लाल रंग की, तो वो बस पकड़ के जाते थे अंधेरी, फिर अंधेरी से प्रोडक्शन हाउस ढूंढते थे, पैदल पैदल जाते थे, वहाँ उनसे अपने फ़ोटोग्राफ ले जाते थे। फ़ोटोग्राफ के पीछे अपना नाम, पता, उम्र
अपना एक्सपीरियंस आपने क्या किया, वो सारी चीज़ें लिख कर के दे के आते थे और बार बार जाते थे। तो धीरे धीरे जो सीआईडी जो प्रोडक्शन था, सीआईडी जो बनाते थे, जी। उन लोगों का अचानक एक दिन मेरी याद आ गई, उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं, वो 2 दिन का काम था उनका। एक जीटीवी पे नया शो लॉन्च हुआ था, हादसा बदल देता है एक ज़िंदगी। ओके। हाँ, जीटीवी पे रात को 9 बजे आता था वो। तो वो एपिसोडिक था, मतलब शनिवार इतवार 2 एपिसोड उसके 1-1 घंटे के आते थे। तो सौभाग्य से उसमें मैं मेन विलेन का रोल मुझे उन्होंने दिया और 2 दिन मैंने शूट किया। चूँकि मैं थिएटर का आदमी था तो मुझे कैमरे का उतना ज्ञान नहीं था। ओके। तो मुझे मेरे जो पहले डायरेक्टर जीवन के मिले मुंबई में, वो यश चौहान मिले। और यश चौहान की उनकी उम्र होगी उस समय 62 साल की। मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनसे कहा कि, वो मुझसे बोले, अरे पैर क्यों छूता है, यहाँ ट्रेंड नहीं है पैर छूने का। मैंने कहा, दादा मैं तो आप भी पुराने, मैं भी पुराना, तो मैं तो आशीर्वाद चाहता हूँ, आप डायरेक्टर हैं और एक नियम भी है ये। असली बात क्या है, वो बोले। मैंने असली बात ये है कि मैं कैमरा नहीं जानता, मैं थिएटर का आदमी हूँ, मैं कैमरा नहीं। वो भी समझ गए थिएटर का है। मुझसे बोले तू डायलॉग याद कर ले बस, बाकी मैं कराऊंगा। तो चूँकि थिएटर का था तो डायलॉग तो याद कर लिए मैंने और किए। तो फिर उन्होंने वो जो मेरा सीक्वेंस सीन था वो डरने वाला था बहुत। एक्चुअल क्या है, मोहन कपूर, मोना सिंह, ये मेरे अगेंस्ट में थे। ओके। जो कॉप बने थे। हाँ, और चूँकि पहला मेरा एपिसोड था और ये मोहन कपूर उस समय फेमस थे, सीनियर भी थे और फेमस भी थे। और मोना सिंह को तो लगभग सभी जानते हैं। तो मैं अंदर से पहले से ही डरा था। चूँकि मैं ऑयल मिल का मालिक था और मेरी ऑयल जो मिल से जाता था उसमें मिलावट होती थी और वो स्कूलों में जाता था और वहाँ वो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और वो सीबीआई मेरे पीछे पड़ जाती है। तो चूँकि पहला सीन मेरा, पहला शॉट मेरा, अंदर से डरा हुआ, 2 बड़े लीड एक्टर मेरे सामने खड़े हुए थे। और डर बैठ गया आपको? भयंकर डर बैठ गया। इसका आपको फ़ायदा मिला? इसका मुझे फ़ायदा मिला कि वो डरने का ही सीन था। ओके। अच्छा। और मैं नेचुरल डरा। ये बहुत बहुत अच्छी बात थी। और बड़ी ज़ोर से मोहन कपूर ने तालियां बजाई जी कि सर मुझे नहीं लगता आप पहली बार सीन कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आपको उस टाइम कैसा लगा? नहीं, मैं तो डरा हुआ था ना। हाँ, तब जब मुझसे चौहान साहब ने कहा कि अरे तो हमसे कह रहे थे जानते ही नहीं है कुछ, तुमने तो कमाल कर दिया। ओके। अरे मैंने दादा मैं पहले से ही डरा था अंदर से, ओरिजिनली डायलॉग याद थे तो वो मुँह से निकल गए। डर के नेचुरल हो गए नेचुरल, डर के नेचुरल ये हुआ। तो ये शुरुआत हुई और बेहद मेहनत का काम है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप आईएएस बड़ी जल्दी बन जाओगे, कलेक्टर जल्दी बन जाओगे, कलाकार एक्टर बनना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, खासकर मजे हुआ कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल, बिल्कुल। और सतत काम मिलना भी बड़ा मुश्किल रहता है, आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है वहाँ। संजय जी, आप जिस टाइम मुंबई पहुंचे, सपनों की नगरी, माया नगरी मुंबई जब आप पहुंचे, ये कहना भी उचित होगा माया नगरी भी, उस समय में और आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री में कितना अंतर आ गया है? मेरे ख्याल से आज उस समय में और आज के समय में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। आज पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है जी। पहले फ़ोटो देने जाना पड़ते थे, जब वो फ़ोटो पर सेलेक्ट करते थे तो फिर वो ऑडिशन के लिए बुलाते थे। अभी सीधा सीधा यही हो गया है कि सीधा कैरेक्टर आपके मोबाइल पे वो व्हाट्सअप कर देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने घर से अपना ऑडिशन बना करके हमको भेजो, और वहीं आपको मोबाइल पे ही कंफर्म करते हैं। तो अब उस तरीके से घूमने की ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादा, लेकिन कांटेक्ट तो होना चाहिए ना उन लोगों से जिनके पास आपको जाना है। तो ज़मीन आसमान का अंतर है। प्लेटफॉर्म भी बहुत बढ़ गया है, तमाम OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो मोबाइल पर चलते हैं। थिएटर का भी क्रेज़ थोड़ा सा पहले से बढ़ा है, डिजिटलाइजेशन उसका हो गया है, इस वजह से थोड़ा। हाँ, अभी थोड़ा थिएटर का भी क्रेज़ बढ़ गया है, लेकिन ये इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं अब तो थोड़ा आसान हुआ है। मतलब अब चांसेस ज़्यादा है, आसान। क्या अभी भी उतना ही स्ट्रगल है इस लाइन में जितना पहले था? नहीं, स्ट्रगल तो आपके लक के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर लक भी काम करता है? पहली बार तो आप जब बम्बई जाते हैं तो वो लक के ऊपर ही जाते हैं, देन आफ्टर लुक काम करता है, और फिर देन आफ्टर आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट। पहले तो लुक कि आप उस फ्रेम में, उस कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, और फिट बैठ रहे हैं तो फिर वो आपको करा लेते हैं वो काम, ऐसा है।
तो अब बहुत आसान भी हो गया है, बहुत सरल भी हो गया है। और लेकिन चूंकि अभी भी वो प्रोडक्शन हाउस ढूंढना, उनके नंबर ढूंढना, लोगों से मिलना, ये तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये तो करना पड़ेगा। और जैसे यश चोपड़ा जी हैं या करण जौहर है, ये तो बुला कर के ऑडिशन लेते हैं खुद और फिर काम देते हैं आगे। अभी मैंने एक बड़ी फिल्म की है आज़ादी यामी गौतम के साथ जी। तो उसमें मुकेश छाबड़ा है, बॉम्बे में बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। हर लगभग 100 में से 90 फिल्में वही कास्ट करते हैं। जब भी आप थिएटर में फिल्म देखना तो आप देखना कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा लिखा हुआ आएगा। तो मुकेश जी भी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं और वो अगर आप उनकी निगाह में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका कुछ ना कुछ अच्छा होता है। हाँ, तो ये जो फिल्म मिली है मुझे अभी उन्हीं के माध्यम से मिली है। हाँ। अच्छा, आपका एक शो जो था, वैसे तो आपके सारे शो बहुत पॉपुलर हो, ये कहना भी उचित होगा कि आपकी फिल्म भी काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसमें जो मामा जी का रोल था वो निगेटिविटी लाने वाला था, निगेटिव रोल था। तो आप निगेटिव रोल आपने उस तरीके से, किस तरीके से आपने उस चीज़ को निभाया? क्योंकि आप तो एकदम पॉजिटिव ही बाय फेस बाय नेचर आप एकदम पॉजिटिव दिखते हैं। तो अपने अंदर आपने वो किरदार को किस तरीके से बाहर निकाला, किस तरीके से आपने उसको किया? देखिए, मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है, डायरेक्टर कट्स प्रोडक्शन हाउस का शो है जी। राजन साई इसके प्रोड्यूसर हैं, रमेश काल्ला उसका डायरेक्टर है। इन्होंने भी इसके कास्टिंग डायरेक्टर थे अमानव। इन्होंने मुझको बुलाया कि एक शो है, उसमें मामा का कैरेक्टर है और ये कुछ लाइनें मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको बोल के बताओ। और उनकी जो क्रिएटिव हेड थी उसने मुझे आके सीक्वेंस समझाया कि ये आप बारात में आए हैं और लड़की वालों के घर में बैठे हुए हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा आपको, और आप लड़के के मामा हैं खास, और वो भी बड़े, घर में सबसे बड़े, और आपकी कोई इज्जत नहीं हो रही, तो क्या रिएक्ट करेंगे आप? ये वहाँ बात चल रही है। ओके। सीरियल में नहीं, सीरियल नहीं चल रहा, प्रोडक्शन हाउस पर बैठ के। और सिचुएशन भी ऐसी है कि आपके पास कोई नहीं आ रहा, तो आप एक्ट करो अपने आप कि अब आप क्या रिएक्ट करोगे। तो ये प्रोडक्शन हाउस की बात थी कि उन्होंने कहा कि आप रिएक्ट करके बताओ कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, लगता है हमको जाना पड़ेगा यहाँ से। बस मैंने ये बोला, उन्होंने ओके कर दिया। बोले ठीक किया सर आपने ये, और आप कल से शूट पे जाएंगे। बस वो पहला मौका था, जो बड़ा काम था वो जी। तो वो उसमें जो रोल था वो मैंने फिर 600 एपिसोड में काम किया उसके। बिल्कुल। और उसमें नेगेटिव था, चिड़चिड़ा था, एक जैसे अपने घरों में मामा फूफा नहीं होता, एक जो आकर के अपनी इम्पोर्टेंस ही बताने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ता है और लोगों से व्यंग भी करता है कि भाई मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे देखो। तो इस तरीके का कैरेक्टर था, वो किया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया। अच्छा संजय जी, आपसे हमें एक बात और पूछनी है। हमें पहले भी विदित था और आज भी हम इस चीज़ को सब लोग जानते हैं कि आपके दो बेटे, एक अंकित रायजादा जी, एक पुलकित रायजादा जी, दोनों ही बच्चे आपके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। तो ये शिक्षा उनको कहाँ से, मतलब आपने प्रोवाइड कराई या उन्होंने खुद ही इस लाइन को चूज़ किया? नहीं, ये चूज़ वूज़ कुछ नहीं किया उन्होंने। ये तो एक छोटी सी घटना है कि अंकित पहली बार बम्बई घूमने के लिए आया था और शूटिंग देखना चाहता था। क्यूरियोसिटी रहती है, हर आदमी की क्यूरियोसिटी रहती है। मैं भी जब इस लाइन में नहीं था तो मैं भी शूटिंग देखने जाता था, भीड़ में लोगों की, सभी जाते हैं, मैं कैसे भी जाते हैं। तो वो भी शूटिंग देखने आया था बम्बई, तो बोला मुझे आपकी शूटिंग देखना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है जी। तो मैं ले गया उसको अपने साथ में। तो उसने देखा कि पापा का पर्सनल मेकअप रूम है, एक आदमी आता है मेकअप कर जाता है, फिर दूसरा आदमी आता है पापा को कपड़े पहना जाता है, फिर तीसरा आदमी आता है वो जूते पहना जाता है, फिर चौथा आदमी आता है वो चाय दे जाता है, बिस्कुट दे जाता है, लंच होता है तो चिकन, बटर चिकन, ये वो तमाम। बच्चा था छोटा सा, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो बड़ा एग्रेसिव हो गया कि पापा यार आपके तो ठाट है। सही बात। और वो बस उससे थोड़ा सा वो ग्लैमराइज हुआ और मुझसे बोला पापा मैं भी करूँगा ये काम। तो मैंने अपने जो डायरेक्टर थे रमेश काल्ला,
उनसे कहा कि इसको आप अपने यहाँ असिस्ट करके रख लो, बिल्कुल। असिस्टेंट। तो 6 महीने अंकित ने वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। हाँ। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, एक मन्नू मलिक थे, बहुत बड़े मॉडल हैं, पूरे देश में देश जानता है उनको, हर प्रोडक्ट का मॉडलिंग की है उन्होंने। तो वो मन्नू मलिक उस दिन मॉडलिंग में शूट करने गए थे अपने, तो अंकित को कपड़े पहना दिए उन्होंने मन्नू मलिक के, जो ड्रेस थी वो शादी वादी वाली टाइप की, वो अचकन पचकन ये वो पहना दी उसको, और डुप्लीकेट बना के खड़ा कर दिया। अभी वो खड़ा था, शॉट हो गया था, ओके। तो जो हमारे सीरियल की हीरोइन थी हिना खान, जिसका ओरिजिनल नाम है अक्षरा, सीरियल में नाम था उसका, तो वो अंकित से बोली कि तुम क्यों ये असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, खुद हीरो लगते हो, तुमको तो खुद ही एक्टिंग करना चाहिए, हीरो बनना चाहिए। तो दूसरे दिन घर पे आया, मुझसे बोला पापा ये मुझे नहीं करना, मुझे एक्टिंग करना है। तो मैंने कहा ठीक है करो। तो उसने थोड़ा फिल्म में देखना शुरू किया, जिसे कहते हैं लक, भाग्य, डेस्टिनी, चमत्कार, वो ऐसे होते हैं कि ये मुझे बुलाया था जोधा अकबर में टोडरमल के रोल के लिए। ओके। मेरे दोस्त जो थे वहाँ पे, अय्यर थे एक, वो कास्टिंग में थे बालाजी हाउस में, ये एकता जी का जो प्रोडक्शन हाउस है बालाजी, हाँ, तो वो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तेरे को एक रोल देता हूँ मैं टोडरमल का, तू कर। तो मैं जोधा अकबर में मतलब बालाजी हाउस गया उनके यहाँ ऑडिशन के लिए। तो ये अंकित भी मुझसे बोला पापा मेरे को भी देखना है वो कैसा क्या होता है। तो मैंने कहा चलो, उसको भी ले गया। तो ये लक, दैट्स लक और कुछ नहीं। नायर ने मुझको देखना तो बंद कर दिया, उसको अंकित को देखना शुरू किया। बोला ये एक्टिंग करता है। मैंने अंकित की तरफ देखा, मैंने कहा नहीं। अरे बोले करवाओ उसको, ये खूबसूरत बच्चा है तुम्हारा। मैंने कहा तुम ही देख लो। तो उन्होंने मुझको 2 एपिसोड थे छोटे अकबर के, जी, जोधा अकबर के। तो वो मुझसे बोले कि आप देव वर्मा थे एक इसके ईपी जी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस शो के, तो उसके पास भेजा कि इसका यार अंकित का ऑडिशन लो। मेरी बात ही खत्म हो गई। मतलब वो टोडरमल तो भूल गया, आपका टोटल पत्ता वहाँ से साफ हो गया। हम भूल गए, मतलब टोटल ये कहना उचित होगा, भूल गया टोडरमल वो। जी जी, हाँ, तो फिर उसको वहाँ कॉस्ट्यूम पहना के वहीं जी, ऑडिशन कराया। छोटे अकबर के लाइन थी कुछ 10-12, वो याद कराई, उसको जेस्चर पोस्चर मैंने सिखाया, ऑडिशन लिया देव वर्मा ने उनका। और फिर उसके बाद रात के 2:30 बजे फ़ोन आया, हम लोग सो रहे थे दोनों। तो फ़ोन आया तो मैंने उठाया, तो वो देव बोले कि सॉरी सर वो अकबर में नहीं हो पाया उसका। ओके। मैंने कहा यार रात को 2:30 बजे यार ये नेगेटिव बता रहे हो आप यार। अरे नहीं सर प्रोजेक्ट तो बहुत ही बड़ा है। अरे मैंने कहा ऐसा क्या है? बोला मानसिंह में एकता जी ने पसंद कर लिया इसको। ओहो, बहुत बढ़िया। मानसिंह के कैरेक्टर में एकता जी ने पसंद कर लिया और बोली कि ये थ्रू आउट यही लड़का करेगा, यही बड़ा होगा आगे जा करके, चेंज नहीं करना है इस कैरेक्टर को। और देखिए इसको लक कहते हैं कि 2.5 साल उसने उस कैरेक्टर को किया। एक नॉन एक्टर ने उस शो में एक्टिंग भी सीखी और अपने टैलेंट का शो भी किया और आगे बढ़ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा संजय जी, एक चीज़ आपसे और जानकारी चाहिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है? देखिए क्या होता है कि एक्टिंग करते करते आदमी के जीवन में भी वो रियल लाइफ आ जाती है। हाँ, अब मैं यार थोड़ा सा देसी भाषा का भी प्रयोग करता हूँ जी जी, कि वो जो एक्टिंग वाली नौटंकी है ना, वो बॉडी में भी एंटर कर जाती है। तो थोड़ा जेस्चर पोस्चर बदल जाता है, आदमी का बोलने का तरीका बदल जाता है, अपने को थोड़ा समझने लगता है, तो थोड़ा सा आ ही जाता है। लेकिन फिर भी अंतर तो रहता है। घर में हम सामान्य रहते हैं और सेट पे तो फिर बात ही अलग है। बात ही अलग है। तो हम वैसे सभी अभिनेता नॉर्मल रहते हैं लाइफ में। आप किसी से भी बात करोगे ना, क्योंकि वो सारे के सारे गरीब थे, सारे के सारे ज़मीन से ऊपर उठे। बिल्कुल। तो उनको वो चाराने का भी महत्व मालूम है कि शाहरुख खान को चाराने का महत्व भी मालूम है क्या है। बिल्कुल। ये और एक्टर्स को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वही कौम होती है एक्टर की, क्योंकि उनको हर चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि तांगे वाला तांगा कैसे चलाता है, ऑटो वाला ऑटो कैसे चलाता है, अगर उसको सब्जी भी। हाँ, वो किरदार मिला है तो उसको वो किरदार को अपने अंदर ढलना पड़ेगा उसको। हाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर रिक्शे वाला है तो वो महसूस करे कि मैं रिक्शे वाला हूँ, तभी वो फीलिंग्स बाहर आएगी।
नहीं, उसको ये सतत करने वाला काम है, ये निरंतर, ये इसमें ब्रेक नहीं है कहीं भी। ये जो स्ट्रगल है जीवन का, एक्टिंग का, इसमें ब्रेक नहीं है कहीं भी। आपको हर चीज़, नई चीज़ सीखना पड़ती है हर दिन आपको नए काम के लिए खोज करना पड़ती है। तो ये वो ऐसा नहीं है। संजय जी, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ उसके महत्वपूर्ण पल होते हैं जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, अपनी उम्र में कभी नहीं भूल सकता है। आपकी जिंदगी का वो कुछ पल, वो लम्हा जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, वो हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं। देखिए, पहला लम्हा या पहली बात तो वो है कि मेरी पत्नी इस बात के लिए राजी हो गई कि आप एक्टिंग करो जाकर बॉम्बे, और उन्होंने मुझे 50,000 रुपये भी दिए स्ट्रगल के लिए। पहली बार जब मैं 2 महीने लगातार स्ट्रगल करता रहा, 3 महीने, तो मुझे देखा कि कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, टैलेंट होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो सीधा खुदा के घड़ी चलते हैं। जी, रास्ता एक ही खुला होता है जब इंसान परेशान होता है। तो मैं इतना मतलब ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था जी, क्योंकि उम्र के 42वें साल में बम्बई गया था एक्टिंग करने। ओहो, जब मेरे 2 बेटे हो गए थे, मैं खुद मेडिकल में था, अच्छी वाली नौकरी चल रही थी, सब कुछ था, ये सब त्याग करके मैं गया। और वहाँ पर देखा मैंने कि वहाँ कुछ मिला नहीं 2-3 महीने, तो मुझे लगा कि यहाँ मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं जो मैंने सोचा कि अब वापस क्या जाएंगे मुँह लेकर के। चलो, तो मैं वहाँ के मखदूम शाह की दरगाह है जी माहिम में, जी जी, और वो बड़े सच्चे बाबा है जी, नो डाउट, बड़ी फेमस उनकी वो। तो मैं रोता हुआ माहिम स्टेशन से उतर के लोकल से उनकी दरगाह पर गया। एक 5 रुपये का रुमाल खरीदा, एक 11 रुपये की चादर खरीदी। उनकी माँ और वो बाबा मखदूम शाह बाबा जी, दोनों की कब्र एक साथ है। अच्छा, एक साथ मैं गया वहाँ, होता है ये कुछ पल होते हैं जिंदगी के जिनको हम लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वहीं से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर सही देखा जाए, हमारी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। हमारा मकसद आपसे ये क्वेश्चन करने का ऐसा नहीं था कि हम आपको निराश करें या हम आपको पुरानी यादों में लेके जाएं, लेकिन वो जो पल होते हैं ना, जब हम लोग याद करते हैं तो हम लोग खुद ब खुद अंदर से उस चीज को फील करके हमारी आंख में आंसू आते हैं। जायज है, ये चीज जायज है। हर व्यक्ति, मैं एक कलाकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति जो कहीं से भी जुड़ा हुआ है, किसी भी जगह से जुड़ा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी लाइफ में जब भी ऐसा कोई मूवमेंट आएगा ना, तो उसकी आंख से आंसू आएंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य या हम सभी का उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं था। नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि जब आप पूछ रहे हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण पल, जी, तो महत्वपूर्ण पल तो यही होते हैं जो बिल्कुल अंतरंग होते हैं, आपके अंदर होते हैं, अंदर तक और उतारते आपके हैं, दिल को कचोड़ते हैं, अंदर तक लेके जाते हैं, फील कराते हैं। तो वो मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, वो मैं उस बात को समझता हूँ। तो पहले तो मेरी वाइफ ने मुझे पैसे दिए, 50,000 की, जाओ करो काम। दूसरा, जब वो काम नहीं मिला, वहाँ पैसे भी कुछ काफी ज्यादा खर्च हो गए, कुछ मिला नहीं, फिर दुआ था भाई, तो वहाँ गया मैं बाबा के दरगाह में, मखदूम शाह की जी, 1.5 घंटा रोया वहाँ बैठ के, क्योंकि आखिरी जिंदगी का आखिरी दिन था मेरी वो, उसके बाद सुसाइड करना था। ये हर व्यक्ति की जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच, जैसे हम लोग कह रहे हैं, वो ये सोचता है कि बस अब रास्ते बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता खुलता है, ऐसा नहीं है। मैं वो आपको चमत्कार बता रहा हूँ जी, वो मेरे साथ घटा है जी। 1.5 घंटे रोया वहाँ। फिर एक मोहतरमा थी, बुजुर्ग थी, वो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, क्यों रोता है बेटा तू? मैंने कहा, माँ मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मुझे मिला नहीं जी, और अपनी सूरत लेके मैं घर जा नहीं सकता। बिल्कुल उम्र के इस पड़ाव पे आया हूँ। बच्चा होता 18-20 साल का तो चलो माँ बाप के सारे फिर वापस आ जाता, बिल्कुल सही। मैं किसके सारे वापस जाऊँ? तो मैं ये पीछे समुद्र है, उनकी दरगाह के पीछे की समुद्र है जी, तो मैंने बस इसी में जाऊँगा, बोला कहीं नहीं जाएगा। तो वो बोली कि जब तू इतने विश्वास से यहाँ तक आया है जी,
तो ये तेरे को मरने नहीं देंगे कभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बिल्कुल सही जगह पे आया है। आपको विश्वास नहीं होगा सौरभ भाई, दरगाह से बाहर निकला हूं भारी कदमों से, पीछे समुद्र है जी, मुड़ गया, चट्टानों पे जाके बैठ गया, समुद्र को देखने लगा कितनी गहराई इसमें कहाँ तक जाना है। अचानक उस जमाने में पेजर चलते थे, उस जमाने जी। में फोन नहीं थे, फोन नहीं, पेजर चलते थे। 2008 में जी 9 में 10 से मोबाइल आया है जी लोगों के हाथ में। जी जी। तो पेजर पे वो उनका Text मैसेज message आ जाता था। उनका मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड, हाँ दिस इज हाँ आप हमसे नहीं, आप हमसे आके मिले। ओके, कॉलिंग, जस्ट कॉलिंग था। तो वो फायरवर्क्स था प्रोडक्शन हाउस, जी जी, सीआईडी, सीआईडी बना, जी सीआईडी बना था। बीपी सिंह उसके प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल। तो मैं गया वहाँ, तो मुझसे बोले और अच्छा रोल है। तो वही जो ऑयल वाला रोल था, ओके ओके ओके। वो बाबा की दरगाह से निकला हूँ और वो मेरे को कॉल आया है, और फिर मैं वहाँ दिल्ली गया लोकल से बैठ के वहाँ उनसे मिला हूँ, और दूसरे दिन फिर से मेरा शूट हुआ है। वो पहला शूट था लाइफ का मेरे, जो मखदूम था। बहुत बहुत। संजय जी, जैसा कि अभी थोड़ा सा माहौल इमोशनली टाइप हो गया था, और मैंने भी अपनी लाइन में, और आप मेरे बहुत सीनियर हैं, आपने भी कई ऐसी जगह पे लोगों को देखा होगा जो हताश होके और इस तरीके का सोचते हैं कि बस अब लाइफ ख़त्म, मुझे अब कुछ नहीं करना, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, स्पॉइल हो गई है, मैं अपनी फैमिली को क्या चेहरा दिखाऊंगा, मैं घर में भी बच्चों को क्या चेहरा दिखाऊंगा, अपने साथी लोगों को क्या बोलूँगा मैं। तो उन जैसे लोगों के लिए 2 शब्द बस हमें हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप खुद उनको मोटिवेट करें उस चीज़ के लिए। आप उनके लिए क्या शब्द कहना चाहते हैं? डर के आगे जीते, बहुत बढ़िया। प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी उपयोगिता को, अपने टैलेंट को खुद को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सफलता हर एक को मिलती है, निश्चित रूप से मौका सबको मिलता है, समय बस, का इंतजार। बस एक समय, धैर्य और एक डिटर्मिनेशन, एक हट, एक जुनून, एक पागलपन, जब तक वो आपके अंदर नहीं होगा सफलता नहीं मिलेगी। ये शौकिया काम नहीं है, ये जुनूनी काम है। और बहुत से लोगों को बहुत जल्दी मौका मिल जाता है, बहुत से लोगों को 5-5 साल बाद मौका मिलता है, लेकिन मिलता है, मिलता जरूर है। हाँ। लेकिन उसको आपको टेम्परामेंट को बरकरार रखना पड़ेगा, अपने जुनून को अपने दिल में हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। मिलता है, सबको मौका मिलता है। मतलब मेहनत और प्रयास कभी विफल नहीं हो सकते। ना, कभी नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकते। और जो लोग इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाते हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं। जी, सफलता हमेशा मिलती है बेटा, आप निरंतर प्रयास करो। कोई भी काम हो, चाहे ये अभिनय हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें आप अगर निरंतर प्रयास करेंगे जुनून से, तो ऊपर वाला भी कहता है कि नहीं, हारना ही पड़ेगा मुझे, इसके आगे मिलता है सब आपको। लेकिन कभी वक्त और हालात इस टाइप के हो जाते हैं कि व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि मुझे ये कदम उठाना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ कि इस तरीके के विचार मन में लाने ही नहीं चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। हमको केवल आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ना है, बस। हमें पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। क्योंकि मैं तो छोड़ो, बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो लीजेंड हैं, जो माइलस्टोन हैं, जी, उन्होंने भी ये स्थिति देखी है, उनके साथ भी यही हुआ है। अमिताभ बच्चन को तो भगा दिया था कि बिजली के खंभे को थोड़ी हीरो बनाएगा कोई। यस, ये काफ़ी ये है, हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा से FTTI से पास होकर के आए, शत्रुघ्न सिन्हा, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना, वहाँ से, मतलब उस आदमी ने डिग्री उस एक्टिंग में ली। जी जी, उससे कह दिया गुंडा लगता है, कटा पिटा चेहरा है, यहाँ चोट लगी है तेरे, यहाँ चोट लगी है, किससे पिटता रहता है, निकल यहाँ से, छोटे छोटे हाथ है तेरे। हाँ, लेकिन वो सफल कलाकार, उनको मालूम था कि हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि हम जानते हैं, और जो जानता है ना उसको फिर पूरी दुनिया मानती है। पूरी मानती है। ये है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहें, डिटर्मिनाइंड रहें, अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर रखें। जैसे घोड़े को बांध दिया जाता है ना दोनों तरफ, क्यों बांधा?
क्योंकि घोड़ा सामने देखे केवल, टारगेट फिक्स करेंगे। इधर ना देखे उधर ना देखे, इधर देखेगा तो विचलित हो जाएगा, इधर देखेगा तो विचलित हो जाएगा। वो केवल अपना टारगेट देखे, इसलिए वो घोड़े को ऐसे बांधते हैं। तो सिर्फ हमको अपना टारगेट देखना है, नेगेटिविटी दिमाग में रखना ही नहीं है। हम बने इस काम के लिए और करके जाएंगे, 100% होगा। संजय जी, अभी जो आपका आने वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को प्रकाश डालिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि आपको हम किस पर्दे पे, इतने बड़े पर्दे पे और किस रूप में हम आपको देखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ जी, और अपने ग्वालियर के दर्शकों को भी बताता हूँ कि मित्रों, मैं आपके बीच का ही हूँ और आज भी आपके बीच का ही हूँ। मेरी एक फिल्म आने वाली है, आज़ादी नाम है उसका, यामी गौतम साथ में है हमारे, और ये धारा 370 पर फिल्म बनी हुई है जी। और उसमें मेरे संसद में सीन है 3 जो हम बहस कर रहे हैं विपक्ष से। मैं किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लूँगा। जी, मतलब पॉलिटिकल सीन है। पॉलिटिकल सीन है, हाँ। वो धारा 370 के लिए हम मना कर रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे जी, और विपक्ष कह रहा है कि हम इसको लागू करेंगे। तो इस तरीके का पूरा एक सीन है बढ़िया जी। और वो पिक्चर पूरी धारा 370 पे बनी है। उसके आदित्य धर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, जिन्होंने आक्रोश फिल्म बनाई थी, अभी उरी बनाई थी, उरी, हाँ, उन्हीं की फिल्म है और यामी गौतम उनकी वाइफ है। तो एक अच्छा उन्होंने मुझे मौका दिया और वही मुकेश चावला जी के माध्यम से ये मुझे मौका मिला, जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है जी। और इसके बाद एक फिल्म और है, वो संदेह, जिसमें 2 सीन हैं मेरे हीरो के फादर के जी। एक फिल्म और है वार रूम, उसमें हीरो सनी देओल थे पहले, लेकिन अभी चूँकि उनकी फिल्म हिट हो गई तो कुछ उन पर डेट्स नहीं है, डेट्स की प्रॉब्लम। हाँ, डेट्स की प्रॉब्लम है। तो कुछ नए हीरो के लिए वो हमारे संजय पूरन सिंह उसके डायरेक्टर हैं। ओके। और वो भी ग्वालियर के ही रहने वाले थे जी, संजय जी। जी 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 तो उसमें मैं अरुण जेटली साहब का रोल कर रहा हूँ जी। क्योंकि वो उस समय मंत्री थे वो। जी। और अगर आप देखें तो मुँह से हटाऊँ तो लुक मेरा उनकी तरफ जाता है जी, अरुण जी की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो हमने मामा जी के नेगेटिव रोल में उसको देख लिया था कि आपका रोल जो है, आपका जो लुक है वो जेटली जी के साथ मतलब काफ़ी हद तक मिलता जुलता है कुछ जी। और एक विजय साउथ के बड़े अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े जी, विजय दलपति, उनके साथ मैंने एक फिल्म की थलाइवा द बॉस जी। उसमें भी मेरे 2 सीन थे। रिलीज हो चुकी वो फिल्म और कोई कभी भी देख सकते हैं आप उसको। और टीवी सीरियल से थोड़ा सा मेरा रुझान कम हो गया है। अच्छा, मैंने अक्सर ये चीज़ देखा है कि बड़े पर्दे पे आने के बाद में लोगों का रुझान टीवी सीरियल से ख़त्म होता जाता है या थोड़ा सा कम हो गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, जो एक्टर होगा ना ओरिजिनल जी, वो टीवी करेगा ही नहीं। ओके। क्योंकि टीवी पे कुछ करने लिए होता ही नहीं है। इतना सा पर्दा होता है टीवी का जी। आप इधर मुंह करो तो कैमरे से बाहर, इधर मुंह करो तो कैमरे से बाहर जी। तो उसमें सटल एक्टिंग करना पड़ती है टीवी में। मतलब एक्सप्रेशन नहीं कर सकते आप ज़्यादा, मुंह पे कैमरा रख देते हैं। ओके। फिल्म का क्या है, 14 फीट का कैनवास होता है, इतना बड़ा, और उसमें आपको पूरी आज़ादी मिलती है जेस्चर पोस्चर की, सारे काम करने की। मतलब थिएटर और फिल्म जी एक जैसे हैं दोनों, एक जैसा दोनों। हाँ। अच्छा, थिएटर और फिल्म में मेन अंतर क्या है? थिएटर फिल्म में मेन अंतर यही है कि वहाँ रीटेक होकर के टेक हो जाता है। थिएटर में उसके अंदर रीटेक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, वो लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है, संवाद यदि आप भूल गए या नहीं भूल गए, या तो कोई करेक्शन नहीं होगा, या तो तालियां बजेंगे या जूते पड़ेंगे। दोनों में से थिएटर में 2 काम होते हैं, तीसरा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और थिएटर ही एक माध्यम है इस क्षेत्र में आने का। ओके। अगर आपने थिएटर नहीं किया तो मैं समझता हूँ आने से पहले, इस जगह ट्राई करने से पहले आपको नाटक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या होता है। थिएटर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और मैं अपने गुरु डॉक्टर वशिष्ठ जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने नाटकों में बहुत सारा काम कराया और मारा भी, डांटा भी, और मुझे अच्छे एक्सपीरियंस दिए। चूँकि गुरु मेरा बहुत अच्छा था, इसलिए चेला थोड़ा सा ठीक कर गया। नहीं, थोड़ा क्या, बहुत कुछ हद तक आप बहुत
अच्छे कलाकार, मजबूर कलाकारों में से आपकी गिनती है, अरे। अगर ये कहना भी उचित होगा कि मजबूर कलाकारों में से आपकी गिनती है आज उसके लिए? सब उसका कर्म है, उसकी मेहरबानी है। मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि सीधे रास्ते पर चलो, कर्म अपने अच्छे रखो, कभी ज़िंदगी में कोई व्याधा नहीं आएगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। पॉजिटिव रहो, कर्म अच्छे रखो, बस सीधा सीधा, और कोई फंडा नहीं है इसमें। किसी से धोखा नहीं करना, किसी से छल नहीं करना, अपने को किसी से झूठ नहीं बोलना। जो काम हम जानते हैं वो बताएंगे कि हम ये करते हैं, बस सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि इंडस्ट्री में तो काफ़ी पारखी लोगों की निगाह रहती है कि मैं ये कहूँगा साहब मैं इतने शो कर चुका हूँ, ये सब चीज़ कर चुका हूँ, तो वो हर पारखी निगाह है तो वो तुरंत उसको जज कर लेंगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरे साथ चीट कर रहा है, अभी से अगर चीट कर रहा है तो उसके सारे रास्ते बंद है। तो आपको तो वहाँ पर टोटल अपने आप को ओपन करना ही पड़ेगा। हाँ। कि मैं सिर्फ ये हूँ और मैं ही यही हूँ। बिल्कुल, यही चीज़ का आप कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है, आशाएं सब में होती हैं, उत्साह सब में होता है, लेकिन उसको कैरी करके चलना बड़े मुश्किल का काम है, और वो बहुत कम लोग करते हैं, और जो कर पाते हैं वो टॉप तक पहुंच जाते हैं। संजय जी, कैमरे के आगे आप लोगों पे कितना दबाव होता है? क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि मजा हुआ कलाकार भी रीटेक ले लेता है कैमरे के आगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे अंदर कमियां हैं, या हम डर गए, या हम पे कोई दबाव है ऊपर से कि हमें यही शॉट लेना है, या हमें यही डायलॉग को बोलना है? हम क्या अपने मन से वो डायलॉग ऐड नहीं कर सकते उसके अंदर? नहीं, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। ओके। सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, राइटर के लिखे हुए डायलॉग्स होते हैं, और जो अकॉर्डिंग टू रोल, अकॉर्डिंग टू सेटअप, सब प्री प्लान्ड होता है, पहले से ही होता है, पहले से प्लान। नया कुछ नहीं होता उसमें। और आर्टिस्ट के लिए तो हर दिन नया है, हर बार दबाव है। जैसे वनडे इंटरनेशनल में पहली बॉल फेस करता है कोई बैट्समैन, और जैसे उसको टेंशन होता है, वही एक्टर को भी कैमरा रोल होते हुए टेंशन हो जाता है। तो फंबल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। ये कभी कभी गलत शब्द भी मुंह से निकल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री में तो जो सबसे बड़ा याद करने वाला रट्टू तोता है जी, वो सक्सेस है। शत्रुघ्न सिन्हा है। अच्छा, उस आदमी को 5 मिनट में पूरी लंबी लाइनें याद हो जाती हैं। बहुत। हाँ, वो इस मामले में वो राजा थे, वो टैलेंटेड आदमी थे वो। तो एक तो लाइनों का दबाव, फिर उसके बाद कैरेक्टर का दबाव, फिर अपने गेटअप का दबाव, फिर अपनी कॉस्ट्यूम का दबाव, ये सारा तो रहता है। लेकिन आर्टिस्ट तो फिर आर्टिस्ट होता है, वो तो जो काम जानता है तो वो तो करेगा ही, और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आप डायलॉग भूल गए तो कुछ बहुत बड़ी तोपें चल जाएंगी, ऐसा नहीं है। रीटेक हो जाता है, रीटेक कर देते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बड़ा काम है, रीटेक नहीं करना चाहिए। मैं सलाह दूंगा सबको, जो न्यू कमर्स हैं, जो बनना चाहते हैं एक्टर, कॉन्फिडेंस के सामने कैमरे में जाएं, रीटेक ना करें, क्योंकि रोल ख़राब होता है, टाइम ख़राब होता है, और वहाँ पर हर चीज़ पैसों से गिनी जाती है जी। हर गिनती जो है ना पैसों से होती है। हाँ, तो प्रोड्यूसर को नुकसान होता है और आपकी छवि खराब होती है। जितनी बार रीटेक करेंगे आपकी छवि नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। आगे इंडस्ट्री में उसको नौकरी वगैरह मिल जाएंगी। हाँ। और वहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर मुझे कोई दूसरा कास्ट करता है ना, तो वो पहले वाले से पूछता है, यार ये कैसा था आदमी तुम्हारे साथ, इसने कितने बार रीटेक लिया, ये क्या नेचर है, ये हाँ, बिल्कुल वो पूरा पूछते हैं पहले कि हम इसको कास्ट कर रहे हैं अपने शो में, ये तुम्हारे साथ कैसा रहा है ये तुम्हारे शो में। तो वो कहता है देख लो आप, बस उसने इतना कह दिया ना पहले वाले ने, देख लो आप, नेगेटिविटी आ गई और बस वहीं रोल काट देंगे, उड़ा देंगे वो आपको। और उन्होंने कह दी कि नहीं बंदा जेन्युइन है, आपकी सारी लाइनें खुल देंगे आगे से। ये होना चाहिए। इसलिए एटीट्यूड अपना ना करें कि मैं बार बार रीटेक, बिल्कुल। और इसलिए रीटेक ना करें, और डेडिकेशन से रहें, और एक विनम्रता से रहें वहाँ सेट पर सभी के साथ, और महिलाओं को बाकायदा इज्जत दें। जी। अभी जैसे महिलाओं की जब बात चली है तो एक चर्चित मुद्दे मेरे पास काफ़ी है, पर उसमें से मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं स्कैंडल को लेके, किसी भी महिला के साथ को लेके, क्या वाकई ये सही है, या केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं?
देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। जी एक हाथ से आज तक किसी ने नहीं बजाई। जी बिल्कुल, मतलब हम अंडरस्टैंडिंग, हाँ हाँ, मेरी इंडस्ट्री की बदनामी वाली बात है। नहीं, हमारा मकसद ये नहीं था। हाँ, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमें अपने दर्शकों को ये चीज़ बताना थी कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या होता है। नहीं, टैलेंट हर जगह काम आता है, नो डाउट। आपको ज़रूरत नहीं है कहीं समझौता करने की, कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं, खूबसूरत हैं, आपको चल के बुलाएंगे। क्योंकि आज के माहौल को देखते हुए बहुत से ऐसे फैमिली वाले हैं जिनके बच्चियों के अंदर टैलेंट है और बहुत कुछ कर सकते हैं आगे चल के, बट वो नहीं भेजना चाहते क्योंकि वो इन खबरों को सुनते हैं, वो डरते हैं, समाज से डरते हैं, इज्जत से डरते हैं, सब चीज़ों से वो डरते हैं। तो ये मुद्दा लाने का मेन पर्पस आपसे पूछने का यही था कि इसमें सच्चाई कितने % है। कुछ तो सच्चाई है, लेकिन दोनों पहलू अगर हम देखें तो कुछ तो है, कुछ सच्चाई है, लेकिन अब चूंकि अब मैं यार बड़ी छोटी सी बात करता हूँ आपसे जी कि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो मैं रेगुलर बनवाऊंगा जाके, तो वो 2 महीने बना के देगा। बिल्कुल सही बात। RTO मैं सुविधा चाहता हूँ ये 3 दिन में बन जाए, तो फिर मुझको उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो उसको सुविधा शुल्क बोलते हैं आप। जी जी जी। तो अगर आपको 3 दिन में अगर करना है वो काम, तो फिर आपको कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब आपका कहने का मकसद मतलब यह है कि हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना ना, हमें लॉन्गकट लेके चलना है। बिल्कुल, जितना अनुभव आएगा, जितना सीखेंगे आप, उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। जी। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट करे, आप नहीं चाहेंगे कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। हाँ, नो डाउट, कोई नहीं करेगा, काम भी मिलेगा। मैंने बहुत से ऐसे कलाकार देखी हैं, जो लेडीज़ आर्टिस्ट, जी जैसे मैं अपनी सीरियल की लड़की बोलता हूँ, हिना खान, जी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो फेयर एंड अपने टैलेंट के दम पे वो आ गया है। ऐसे बहुत से, मतलब मैं मानता हूँ करीब 90% लोग ऐसे जो अपने टैलेंट पे आ जाते हैं। हाँ। 10% ऐसे लोग हैं जो जल्दी फास्ट किसी काम को जाना चाहते हैं, वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। जल्दी फास्ट के साथ साथ उनको खुद को ही अपने आप को प्रेजेंट करने की आदत होती है कि भाई हम प्रेजेंट करें, और जिसमें टैलेंट कम होता है वो प्रेजेंट अपने हाँ, कॉन्फिडेंस कम होता है, वो इन माध्यमों के शॉर्टकट तरीके से वो काम पाने की कोशिश करता है। बिल्कुल ये हाँ, तो तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। संजय जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मार्गदर्शन तो और सुझाव, दर्शकों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें, सत्यता के साथ करें, और अपने कार्य को कभी ये मत समझें कि ये बेकार है। आपका हर काम किया हुआ महत्वपूर्ण है। कभी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में ना लाएं, कभी असफल होने की मत सोचें हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक किसी काम में परफेक्शन ना हो, हाथ ना डालें। आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं का नहीं रहने देता। मत डरिए, मेहनत कीजिए। मुंबई जाना है मुंबई जाइए, एक्टर बनना है बिल्कुल बनिए। अगर आप में पोटेंशियल है, बॉम्बे आपका स्वागत करेगा, और वहाँ हर गरीब आदमी ही बड़ा एक्टर बना है। जो भी जितने भी बड़े एक्टर बने हैं वो सब बहुत नीचाई से जाके ऊपर गए हैं। बहुत से एक्टर ऐसे उनको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, बाद में सीखी उन लोगों ने। तो जैसे धर्मेंद्र साहब हैं, पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्लर्क थे, बाबू थे ये जी। उनको भी अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन माहौल में धीरे धीरे रह करके और उन्होंने वो जुनून, वो लगन नहीं छोड़ी, आज टॉप पे धर्मेंद्र। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने काम को बड़ी शिद्दत से करें, ईमानदारी से करें, कर्म अपने अच्छे रखें। मुंबई जाकर भटके नहीं, वहाँ लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ माया नगरी है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और सहज रूप से उपलब्ध हैं। इसलिए बच्चे अपने काम के प्रति न जा कर के वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। तो जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वही काम करें और शिद्दत से करें, ईश्वर का नाम लेके करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। हमारे
7 स्टार न्यूज़ के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, हमारे सपोर्टिंग टीम, जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।